जय हिंद भावी अधिकारियों। PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी RO, UPPCS एवं अन्य स्टेट PCS परीक्षाओं को ध्यान में रख करके एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक छोटे से समय में हल करते हैं। साथ ही उन प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं जहां से नए प्रश्न पूछे जाने या बनने की संभावना होती है। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान के इस बढ़ते कंपटीशन के युग में GK GS का दायरा बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK GS पूछा जाता है, वो हमारे वीडियो को अवश्य देखें और इस चैनल को फॉलो करें। चलिए अब हम समय को बर्बाद किए बिना अपने आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन ए दाम, ताम्र की मुद्रा, बी देसाई, राजस्व अधिकारी, सी दीवान, क्रांति राजस्व का प्रमुख, डी जरीब, एक प्रकार का कर। तो आपका ऑप्शन डी सुमेल नहीं है, क्योंकि जरीब एक प्रकार का कर नहीं है, भूमि की एक इकाई है। ठीक है, ये भूमि मापने की इकाई है। ठीक है, समझ लीजिए, भूमि मापने की इकाई है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? आपका ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद चंदायन, बी दामोदर कवि पद्मावती कथा, सी सोमनाथ राग विभोद, डी दारा सिको आसिका। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, क्योंकि ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद चंदायन सही है, बी दामोदर कवि पद्मावती तथा ये भी सही है, सी सोमनाथ का राग विभोद एकदम सही है। आसिका, आसिका दारा सिकोर ने नहीं, आसिका लिखी थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, ये आपके अमीर खुसरो की है। ठीक है, चलिए यहाँ आपके लिए दो महत्वपूर्ण काम है। पहला ये कि दारा सिको द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथों का अनुवाद किया गया है या जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सबके नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, उनको लिख करके तैयार कीजिए, कमेंट में भी लिख दीजिएगा ताकि आपका भी फायदा हो जाए। आप लिखेंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बाकी और जो वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट के माध्यम से उनका भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट में ना भेजें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए पक्का दारा सिको द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जिनका अनुवाद किया गया है फारसी में, उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और अमीर खुसरो द्वारा भी लिखे हुए ग्रंथों को देख लेना। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 रबिया उद दौरानी का मकबरा, 2 शेरशाह सूरी का मकबरा, 3 हुमायूं का मकबरा, 4 अटाला मस्जिद। आपके ऑप्शन है ए 2 1 3 4 सही है, या बी 4 2 3 1 सही है, या सी 3 2 1 4 सही है, या डी 3 1 2 4 सही है। ठीक है, तो आप हम इनकी स्थापना का बरसी देख लेते हैं, कौन कब बना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा की बात करें तो ये हमारा बना था 1679 में। ठीक है, सही से लिखते हैं इसको, 1679। ठीक है, अगर शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करें तो ये इनका बना था 1540, 40 और 45 में। आपको पता होना चाहिए ये शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने स्वयं बनवाया था। अब हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा 1565 और से 72 में बन के तैयार हुआ था। अब आ जाओ अटाला मस्जिद की बात करें तो ये 1408। ठीक है, अब आप लगा लो, तो अटाला मस्जिद हमारी सबसे पहले बनी 1408 में। तो 1408 में 4 सबसे पहले तो हमारा बी विकल्प में दिया है, तो आगे जाने की आवश्यकता क्या है। लेकिन आप लोगों को मेरी सलाह है कि इस प्रकार की जो स्थापना होते हैं ना, उन स्थापना को उनको वर्ष के साथ तैयार कर लिया करो, तो आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इनको 2 तरीके से ही प्रश्न पूछ सकता है, या तो कभी किसी का
अगर ज़्यादा कोई छोटा एग्ज़ाम रहता है तो उसमें एक ही को पूछ लेगा कि रबियत दौरानी का मकबरा किसने बनवाया, कब बना। लेकिन उससे बेहतर अगर ये है कि आप अगर सन याद कर लोगे तो आपको कभी तो ईयर मिलाने के लिए दे देता है या क्रम लगाने के लिए दे देगा। तो अगर आपको दोनों तैयार हैं तो आप दोनों आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो क्रम में रटोगे एक बार, फिर सन में रटोगे। उससे बेहतर तो ये है कि सन ही देख लिया करो। और अभी ये दौरानी का मकबरा ये औरंगज़ेब ने बनाया था, इसको रानी की इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोला जाता है। ठीक है? चलिए अब हम थोड़ा-सा हुमायूँ के मकबरे के बारे में जान लेते हैं। तो हुमायूँ का मकबरा किसने उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम की देख-रेख में बना। ठीक है? वैसे कई बार एक बार प्रश्न पूछा है कि इसको किसने बनवाया तो उसमें लिखा था अकबर की सौतेली माँ। तो अकबर की सौतेली माँ या हुमायूँ की पहली पत्नी बेगा बेगम। ठीक है? कई बार बेगा बेगम दे देगा तो आप कहीं डाउट में मत पड़ जाना, ठीक है? बेगा बेगम। आर्किटेक्ट कौन थे? तो मिर्ज़ा गियास बेग और उनका पुत्र, है ना? सैयद मोहम्मद। तो मिर्ज़ा गियास बेग सबको पता होंगे। कई बार गियास बेग न दे करके अगर सैयद मोहम्मद देते तो ये भी याद रखना, ये पिता-पुत्र ने मिलकर के बनाया था। और क्या ख़ासियत है? तो और एक ख़ासियत ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है, ठीक है? इसमें उद्यान का प्रयोग किया उद्यान बनाए गए हैं मकबरे के साथ-साथ। किससे बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना पहला सबसे बड़ा मकबरा है, ठीक है? दे देगा सफ़ेद संगमरमर याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा 1993 में इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है? इतने पॉइंट हुमायूँ के मकबरे से हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 सरनाल का युद्ध, 2 बिलग्राम का युद्ध, 3 धरमत का युद्ध, 4 जाजऊ का युद्ध। ठीक है? आपके ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4 सही है या बी 2, 3, 4, 1 सही है या सी 3, 2, 1, 4 सही है या डी 3, 1, 2, 4 सही है। हम चलिए इनका भी सन देख लेते हैं, तो कई बार ईयर के साथ इनको कूट मिलाने के लिए दे देता है, ठीक है? या कभी मिलान दे देगा इनमें से कौन-सा मिलान गलत है, कौन-सा सुमेल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम युद्ध का ईयर ही देख लेते हैं, ठीक है? तो इसका अगर हम सरनाल के युद्ध की बात करें, तो ये 1540 में हुआ, सॉरी 1540 नहीं 1572 में, ठीक है? बिलग्राम के युद्ध की बात करें, तो ये 1540 में हुआ, ठीक है? धर्मत के युद्ध की बात करें, तो ये 1658 में हुआ, ठीक है? 1658 में हुआ और जाजऊ के युद्ध की बात करें, तो ये 1707 में हुआ, ठीक है? अब आप मिला लो, तो हमारा सबसे पहले हो गया ये बिलग्राम का युद्ध 1540 में, उसके बाद फिर धर्मत का होगा 1658 में, तो 2-3, ठीक है? ये 1658 किस लिए? ये बिलग्राम का युद्ध 1540 में, उसके बाद सरनाल का युद्ध 1572 में, तो 2-1, तो 2-1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हो गया, तो 2-1 3-4 सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बिलग्राम 1540 सरनाल 1572 धर्मत तो 1600 में हुआ है आकर के और जाजऊ का युद्ध ये 1707 में। अच्छा जाजऊ के युद्ध 1707 में हुआ था, ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, ठीक है? ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद शाह। बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद शाह जो औरंगज़ेब के लड़के थे उनके बीच में हुआ था 1707 में। ये उत्तराधिकार के द्वार के लिए लड़ा गया था, ठीक है? और उत्तराधिकार की लड़ाई 2 बार हुई थी। एक बार तो औरंगज़ेब, ठीक है? औरंगज़ेब के समय में वो हुई थी। औरंगज़ेब के समय में औरंगज़ेब ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक 1658 में उसने लड़ी थी सामूगढ़ का सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और एक युद्ध हुआ था उनका देवराय का युद्ध, ठीक है? ये कब हुआ था? ये 1659 में देवराय का युद्ध हुआ था। समझ में शायद नहीं आएगा आपके, लिखाई समझ में नहीं आएगी लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो याद करिए। चलिए भाषा बता देते हैं आपको। मतलब उत्तराधिकार का युद्ध पूछा जाए तो 2 बार हुआ है, ठीक है? धर्मत के युद्ध को भी उसी में शामिल करते हैं। तो एक बार 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जिसमें और दोनों सामूगढ़ का युद्ध और देवराय के युद्ध दोनों ही युद्धों में एक पक्ष में तो कौन दारा सिकों था और दूसरे पक्ष में तो जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था उस समय में दारा उसके 3 भाई यानी औरंग शाहजहाँ और
आपका ये मुराद, ये तीन एक साथ थे। और अगर देवराय की युद्ध बात करें तो देवराय का युद्ध जो हुआ था उसमें दारा शिकोह और औरंगजेब, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो किताब उठा करके उसमें देख लेना। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ लिख भी दिया है, जाजब का युद्ध 1707 ईस्वी में उत्तराधिकार हित बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था, हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध दो बार हुआ था। एक औरंगजेब के साथ हुआ, औरंगजेब के समय में हुआ है, और एक औरंगजेब के भी अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा है, और औरंगजेब के पुत्र भी आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़े। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तबकात नासरी, ए मिनहाज उस सिराज की, बी तारीख फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीफ, सी तुगलकनामा, ए इब्न बतूता, डी हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। तो आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी तुगलकनामा। तो तुगलकनामा इब्न बतूता की नहीं, तुगलकनामा है आपकी अमीर खुसरो की। ठीक है, ये अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की है। इब्न बतूता की कौन सी थी? रहला, पता ही होगा आपको, रहला है। ठीक है, हम कुछ अमीर खुसरो की कुछ और रचनाओं को देख लेते हैं, तो आपके लिए एकदम नहीं होंगी ये। बाकिया नाकिया, अफजल उल फवाद और आशिका। आशिका की चर्चा तो हम पूर्व में भी कर चुके हैं। ठीक है, ये अमीर खुसरो द्वारा रचित है ये। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, कथन है। एक, महाराजा हर्षि ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दो, भारत का संविधान लागू हुआ। तीन, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। चार, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। आपके ऑप्शन ए 2 1 3 4, या बी 2 3 4 1, या सी 1 2 3 4, या डी 3 1 2 4। अच्छा रहेगा हम इनके ईयर देख लेते हैं, कौन सी घटना कौन से ईयर में हुई है, तो आसान हो जाएगा हमें। ठीक है, और तैयार भी हो जाएगा, वरना ऐसे रटते रहोगे। तो महाराजा हर सिंह, हर नहीं हर सिंह है, महाराजा हर सिंह। ठीक है, हर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे? तो इन्होंने किए थे 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर कब? 1947। ठीक है, 1947 में। ठीक है, ये सारी घटनाएं 1900 की हैं। ठीक है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट लिख देंगे। अब भारत का संविधान लागू हुआ तो आपको पता ही है कब हुआ, तो ये 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1900 कितना, 49। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था। तो ये कब किया था? तो ये किया था, ये किया है आपका 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर कब? 1957। ठीक है, ये 57 की बात आ गई। फिर जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, ये कब हुआ है? ये 11 नवंबर की बात है, और ये हो गया 26 नवंबर 57। ठीक है, 26 नवंबर 57। तो सही है, 1 2 3 4 यही क्रम लग जाएगा। तो 1 2 3 4 किसमें सी है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ए 1870, बी 1872, सी 1874, या डी 1876। इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं, 1872। इस प्रश्न को पूछने के दो कारण थे कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 74 और 72 में। पहले तो 72 आप याद रखिएगा, तो इसमें कुछ दो प्रावधान और किए गए थे, वो मुझे आप लोगों को बताने थे। पहले तो ये उम्र पूछता है, तो उम्र सीमा इसमें निर्धारित की गई थी, लड़कों की 18 और लड़कियों की 14। एक तो ये कंफर्म याद रखिएगा। दूसरा सबसे जो मुख्य पॉइंट है, ये बहुविवाह प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अभी तक इससे प्रश्न नहीं पूछा है, तो कभी आपको ये पूछ ले बहुविवाह
की प्रथा को प्रतिबंधित किस अधिनियम द्वारा किया गया? कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछे कि भव्य विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और इसको रट लेना कि ये 1872 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. साइमन आयोग की नियुक्ति। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड। 3. महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। 4. फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। आइए हम इनके ईयर देख लें, तो ईयर पता ही होगा आपको। तो साइमन आयोग हो गया आपका 1927, पूरा लिख देते हैं, 1927 हो गया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो गया। ठीक है, फिर आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 हो गई। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, ये याद रखिएगा 1915। ठीक है, तो 1915 कब? 5 नवंबर। अब आप लगा लीजिए। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु सबसे पहले, है ना, तो 4 फर्स्ट में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है, उपविभाग है? आपके ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा या डी कावेरी डेल्टा। तो आपका सही आंसर सी बंगाल डेल्टा, यानी मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का ही एक उपविभाग है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा इसको मोरीबंद डेल्टा नाम दिया गया। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को अपने 3 उपविभाग, कौन कौन से 3 उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा, ठीक है, ये गलत यहाँ पॉइंट बना दिया है, ये इसी पॉइंट का है। तो मोरीबंद डेल्टा 1, प्रौढ़ डेल्टा 2 प्रौढ़ है, और ज्वार सक्रिय डेल्टा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ डेल्टा देखें, कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्वेश्चन पूछता है, तो डेल्टा की बात आई तो हमने यहीं पे आप लोगों के लिख दिया। अब जैसे चपाकार डेल्टा, तो मिस्र की नील नदी और भारत की गंगा नदी। तो नील नदी तो मैक्सिमम लोगों को पता है, तो वो चापाकार डेल्टा बनाती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर गंगा नदी ऑप्शन में हो तो गंगा नदी भी याद रखिएगा, ये चापाकार डेल्टा बनाती है, एकदम नया होगा आपके लिए। अब आ जाओ पंजाकार डेल्टा, तो पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा बनाया जाता है। अब आज अग्रवर्ती डेल्टा, पंजाकार डेल्टा से आप लोगों को पता होगा, इसको उंगली नुमा डेल्टा भी बोलते हैं। तो पंजाकार की तरह कभी उंगली नुमा डेल्टा देते तो आप कंफ्यूज मत होना, मिसिसिपी मिसौरी है। अग्रवर्ती डेल्टा की बात करें तो ये टाइबर नदी बनाती है, ये भी आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि आजकल मैं पिछले 2 साल के पेपरों को ध्यान में रख करके ही सीरीज चला रहा हूँ। तो आजकल क्वेश्चन बार बार बताता हूँ, सीधा न पूछने मिलान के लिए दे देते हैं, एन में से कौन सा सुमेल नहीं है। इसलिए आजकल जहाँ जिन क्षेत्रों में आपको नॉलेज है, क्वेश्चन वहाँ जहाँ से पूछा जा रहा है उससे रिलेट जितने भी हैं उनको सबको तैयार कर लिया गया। अग्रवर्ती डेल्टा तो इटली की टाइबर नदी हो गई। यहीं पे आ जाओ एस्चुरी डेल्टा, तो एस्चुरी डेल्टा फ्रांस की सीन नदी एक हो गई, और भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, ये भी एस्चुरी डेल्टा बनाती है। एक बार फिर आपको रिवीजन यहीं करा देते हैं। तो पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को अपने 3 उपविभाग पूछ ले कौन कौन से, तो मोरीबंद डेल्टा, ठीक है, प्रॉन डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा। चपाकार डेल्टा कौन बनाता है, तो मिस्र की नील नदी और गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी पे मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पंजाकार डेल्टा या उंगली नुमा डेल्टा, वो कौन बनाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। ठीक है, पंजाकार बहुत बार पूछा है, उंगली नुमा भी, अरे उंगली के साथ ही पंजा बनता है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो उंगली नुमा डेल्टा डालने से कंफ्यूज मत हो जाना। अगवर्दी डेल्टा टाइबर नदी बनाती है, और एस्चुरी आपका फ्रांस की सीन, और नर्मदा ताप्ती तो आप लोगों को पता होगा, फ्रांस की सीन नदी भी बनाती है। ठीक है, प्रश्न दे दें उनमें से कौन सा एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती। तो ये 3 आप याद रखिएगा, 3 याद रहेंगे तो चौथा एलिमिनेट कर पाएंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम। आपका ऑप्शन ए लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजिला। बी ग्रेट बिटर लेक,
लिटिल बिटर लेक, लेक टिमसा, लेक मंजला। ठीक है, मंजिला गलत है, मंजला होता है। सी, लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिमसा। ठीक है, उसके बाद डी है आपका लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, फिर हम याद रखो इसको पूछा कैसे, उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। आपको इसका चित्र समझाने के लिए, ताकि आपके मस्तिष्क में ये छप जाए, रटने से आप बच जाए, मैंने इसके एक मानचित्र ही लगाया है। वो एक्चुअल लोकेशन तो आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन बस ये है कि आपको एक इमेज बन जाएगी। तो आप इमेज बन जाएगी तो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये लेक मंजिला है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ही है ना? क्योंकि ये सुएज़ नदी की ही से परी हैं ये सभी झीलें, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मैंने उसी के आधार पे इसको बनाया है। एक्चुअल लोकेशन ये आपको नहीं बता रहा है, आप ऐसे मत सोचिए जहाँ मैंने लिखा है वही पॉइंट है, ऐसे नहीं, लेकिन क्रम बता दिया है। तो हमारा लेक मंजिला, फिर लेक टिमसा, ग्रेट है तो बड़ी पहले आएगी, लिटिल बिटर छोटी बाद में आएगी। ठीक है, तो मंजिला आएगी, फिर टिमसा आएगी, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। मुझे लगता है अब आपको ये इमेज दिमाग में छप जाएगी, कभी आपको यहाँ से गलत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपके लिए प्रश्न कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है आपका ऑप्शन ए उत्तर अटलांटिक कटक का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, सी हिंद महासागर कटक का, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आपके लिए पॉइंट बताया है इसमें कि मध्य अटलांटिक कटक को, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक को उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। कभी भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछ ही ले, जैसे टेलीग्राफिक पठार पूछ लिया, ऐसे कभी पूछ ले कि डॉल्फिन कटक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य अटलांटिक कटक को। अटलांटिक में ही दे दे, उत्तर दे दे, मध्य दे दे, दक्षिण दे दे, पूर्वी पश्चिम कुछ भी दे दे। ठीक है, तो आप रखिए, याद रखिएगा मध्य अटलांटिक कटक को डॉल्फिन कटक कहा जाता है। और टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, और अंत में आप लोगों से हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाने में थोड़ी सी भूमिका निभाइए। अच्छे प्रश्नों की सीरीज है, अगर आपके माध्यम से किसी दूसरे का भला हो जाए तो ये अच्छी बात है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जल्द से जल्द आप ये सब यूट्यूब इन सबसे मुक्ति पा जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना मेरी आप लोगों के लिए। धन्यवाद, कल पुनः उपस्थित होंगे। Like, comment, and subscribe.